इन माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल एक्सलेंस। आज के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू पढ़ेंगे। ये एमसीक्यू आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे कि गेट है, इसरो है, यूपीएससी है, एसएससी जेई है, डीआरडीओ है, एनटीपीसी, बेल, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आरआरबी जेई और भी जितने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उसमें ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। ये वीडियो डिप्लोमा और डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के स्टूडेंट्स, 11 और 12 साइंस के स्टूडेंट्स, 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो यूजफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यू है सभी एमसीक्यू के टेक्निकल फंडामेंटल में आपको क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following material has nearly zero temperature coefficient of resistance? Option porcelain, copper, carbon and manganese। यहाँ पे हमें कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम दिए गए, कुछ मेटल्स के और कुछ सेमीकंडक्टर के। जैसे यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर एक हमारा मेटल है जहां पे जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो सकते हैं, करंट इजीली मूव हो सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, तो मेटल के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। जबकि पोर्सेलिन जो है वो एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें एक तरह का करंट को हम ब्लॉक किया जाता है और जिसमें टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। जबकि मैग्नीन एक तरह का एक एलॉय मटेरियल है। जैसे हमने एलॉय में देखा था कि मैग्नीन होता है, यूरेका, कॉन्स्टेंट, ये सारे एलॉय मटेरियल के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस निग्लिजिबल इंक्रीज होता है। जैसे प्योर मेटल में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, उस वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर होती है। पर मैग्नीन जो है वो प्योर मेटल नहीं है, वो एलॉय मटेरियल है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है पर निग्लिजिबल इंक्रीज होता है, सो उस वजह से उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी जीरो के नियरेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट है मैग्नीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्प्स इन ए स्ट्रीट लाइट ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज, सीरीज पैरेलल एंड एंड टू एंड। देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन के अंदर जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी लैम्प्स है, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो, अगर वायर ब्रेक हो जाए, कनेक्शन डैमेज हो जाए या कोई अप्लायंसेस डैमेज हो जाता है, तो सभी अप्लायंसेस ऑफ हो जाता है। जैसे मान लो कि 3 लैम्प को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और वायर डैमेज हो गया या तो वायर ब्रेक हो गया, तो सभी लैंप में से जो करंट फ्लो रहा है वो जीरो हो जाएगा। जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है कि जितने भी लैंप्स आपको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, अगर कोई लैंप का वायर डैमेज हो जाता है, वायर ब्रेक हो जाता है, तो बाकी लैंप ऑफ नहीं होते। यानी जो लैंप बंद हो गया है, जो लैंप ऑफ हो गया है, उसकी इफेक्ट बाकी दूसरे लैंप के ऊपर नहीं होती है। तो वैसा ही यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में है। स्ट्रीट लाइट को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किसी भी स्ट्रीट लाइट का वायर ब्रेक हो जाता है, वायर ओपन हो जाता है, कनेक्शन डैमेज हो जाता है, तो उसकी इफेक्ट बाकी स्ट्रीट लाइट के ऊपर नहीं होती है। तो उस वजह से हम स्ट्रीट लाइट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। You have to replace 1500 ohm resistance is radio. You have no 1500 ohm resistor but 1000 ohm ones, which would you connect? ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक रेडियो है और उसकी रेंज चाहिए रेजिस्टर की 1500 ओम। हमारे पास 1500 ओम के रेजिस्टर नहीं है। ठीक है, रेडियो के अंदर हमें 1500 ओम का रेजिस्टर चाहिए। हमारे पास 1500 ओम का रेजिस्टर नहीं है।
हमारे पास है 1000 ओम के रेजिस्टर है, तो हम ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे जिससे हमें उस रेडियो के अंदर 1500 ओम रेजिस्टर मिले। कितने रेजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे 1000 ओम के जिससे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1500 ओम मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है टू इन पैरेलल, यानी 2000 ओम के रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, टू इन पैरेलल एंड वन इन सीरीज, एक 1000 ओम का रेजिस्टर को सीरीज में और दो को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, थ्री इन पैरेलल यानी 3000 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे या तीनों तीन रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करोगे। तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया है कि जब 2000 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में और उसके सीरीज में 1000 ओम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1500 ओम के नियरेस्ट मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने किया है कि 1000 ओम रेजिस्टर को सीरीज में और बाकी 2000 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करके हमने उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो हमें फाइनली मिला 1500 ओम, जो रेडियो के अंदर हमें चाहिए 1500 ओम रेजिस्टर। तो हमारा राइट ऑप्शन है टू इन पैरेलल एंड वन इन सीरीज। तो इस तरह से भी कॉम्बिनेशन करके हम, हमारे पास अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है तो जो भी रेजिस्टर है उसको सीरीज पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन से हम उसकी वैल्यू अचीव कर सकते हैं। What will be energy used by battery? If battery has drive 6.28 into 10 raised to 18 electrons with potential difference of 20 volt across terminal। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है कि बैटरी कितना एनर्जी यूज करेगी। यहाँ पे हमें डेटा में दिया है इलेक्ट्रॉन्स 6.28, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दी है 6.28 इंटू 10⁻80 और वोल्टेज है 20 वोल्ट अक्रॉस टर्मिनल। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 5 जूल्स, 10 जूल्स, 15 जूल्स या 20 जूल्स। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी मेटल के अंदर पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें, सो टोटल चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हमें टोटल चार्ज यानी पर्टिकुलर मेटल में से टोटल चार्ज कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस मेटल का टोटल चार्ज मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया है 6.28 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, तो हमें आंसर नियरली 1 कूलम मिला। ठीक है, तो फिर हमने एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो चार्ज हमें मिला 1 कूलम, वोल्टेज दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, तो हमें एनर्जी मिला 20 जूल्स। तो बैटरी कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 20 जूल। नेक्स्ट है 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम लेंथ, when connected in parallel give a resistance of 0.25 ohm। if same 4 wire are connected in series the effective resistance will be। देखो, आपको इस एमसीक्यू के अंदर पूछा है कि मैंने 4 मटेरियल लिए हैं, सभी मटेरियल का यहाँ पे रेजिस्टिविटी सेम है, उसका एरिया सेम है, उसका लेंथ सेम है। तो चारों चार वायर के जो मटेरियल है सबका रेजिस्टिविटी भी सेम है, एरिया और लेंथ भी सेम है। पर यहाँ पे आपको डेटा में दिया है कि उस पर्टिकुलर पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 0.25। अगर उसी चार वायर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम या 4 ओम। तो जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू Rp इक्वल टू R अपॉन N, यानी हम टोटल कितने रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, तो 4 रेजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। R जो है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का दिया है 0.25 ओम और टोटल नंबर ऑफ वायर्स हम कितने कनेक्ट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने कनेक्ट कर रहे हैं, 4।
तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिलेगा 1 ओम। जैसे हमने यहाँ पे इवेल्यूट किया 0.25 जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है इक्वल टू R/4। टोटल 4 रेजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है, तो टोटल हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना मिला 1 ओम, यानी हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 1 ओम। और यहाँ पे हमने आइडेंटिकल रेजिस्टर यूज किया है। आइडेंटिकल यानी कि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। फिर हमने उसी 4 रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया। हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। यानी यहाँ पे जितने भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है वो चारों रेजिस्टेंस पर्टिकुलर टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। यानी R जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर। तो n की वैल्यू 4 है। हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की, R इक्वल टू 1 ओम। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की और हमें इंडिविजुअल वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला सीरीज सर्किट का 4 ओम। सो आवर ऑप्शन इज राइट, 4 ओम इज अ डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल का फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंटिंग एन ओपन सर्किट बिटवीन द वोल्टेज सोर्स एंड द लोड, preventing short circuit between the conducting wires, conducting very large current and storing very high currents। देखो हमारे दो मटेरियल, मेन मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज करते हैं, हमारे दो प्राइमरी मटेरियल्स है। एक मेटल है और दूसरा है इंसुलेटिंग। मेटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और करंट ज्यादा फ्लो होता है और उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। जितनी कंडक्टिविटी हाई होती है उतना ही वो सबसे अच्छा मटेरियल होता है। जबकि किसी भी मेटल के ऊपर हम इंसुलेटिंग मटेरियल लेयर बाउंड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मेटल के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लेयर बाउंड नहीं करेंगे तो जब भी दो मेटल पॉइंट्स या तो दो मेटल वायर्स कांटेक्ट में होंगे तो शॉर्ट सर्किट या तो हाई डैमेज और डेंजरस इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए या किसी और इफेक्ट डैमेज यानी कोई भी तरह का इफेक्ट ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए हम किसी भी मेटल के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लेयर बाउंड करते हैं। क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है, गीगा ओम या तो इनफाइनाइट या तो मेगा ओम होता है, जिसको वो करंट को ब्लॉक करता है और शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करता है। इस वजह से जितने भी हमारे घर के कनेक्शन होते हैं, जितने भी मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग होते हैं या हाई वोल्टेज सिस्टम में भी हम उस मेटल के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल बाउंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा प्रिवेंटिंग शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर्स। यानी किसी भी जहां पे भी हम मेटल यूज करते हैं वहां पे हम उसके ऊपर इंसुलेशन जनरली यूज करते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में हम बेयर एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे बेयर कॉपर वायर भी यूज करते हैं। तो वहां पे हम बेयर कॉपर वायर और इंसुलेटिंग वायर दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। बेयर कॉपर या बेयर एल्यूमिनियम वायर जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं किया होता है, जबकि इंसुलेटिंग वायर होता है जिसके अंदर इनर पोर्शन में मेटल होता है और उसके ऊपर हम इंसुलेटिंग वायर का लेयर करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करता है, जिससे कोई भी इफेक्ट को डैमेज नहीं करता है और शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। The number of electrons in the outermost orbit of carbon atom is 4, 5, 6 और 7। जैसे हम जानते हैं कि जितने भी मटेरियल है सभी मटेरियल का एटॉमिक नंबर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। और अगर आपको न्यूक्लियस यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसकी फॉर्मूला से 2n² की फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 2n² है, n इक्वल टू अगर 1 लिखोगे उस फॉर्मूला के अंदर तो हमें फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 2। तो बाकी कितने रहेंगे 4। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यानी सेकंड ऑर्बिट में 4। तो इस तरह से आप किसी भी मटेरियल का आप फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n²। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ कार्बन का पूछा है। अगर सिलिकॉन का पूछते हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है।
तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8, क्योंकि 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 2, सेकंड 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज दी 8, एंड लास्ट ऑर्बिट में रिमेनिंग, लास्ट ऑर्बिट में जितने भी आपके जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे हमने बाइफरकेट किया था कि हमारे 3 मटेरियल्स होते हैं, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेस देन 4 है तो वो मेटल है, अगर इक्वल टू 4 है तो वो सेमीकंडक्टर है, और ग्रेटर देन 4 है तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए 4। In an electric kettle boils in 10 minutes. It is required to boil the boiler in 15 minutes using same supply mains. Length of heating element should be decreased. Length of heating element should be increased. Length of heating element has no effect on heating if water. None of these. जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल को बॉईल होने में 10 मिनट्स लगता है, जबकि बॉयलर को बॉईल होने में 15 मिनट लगता है। हमने सेम सप्लाई यूज किया है, तो उसका रीजन क्या है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज, लेंथ ऑफ हीटिंग इफेक्ट एज नो इफेक्ट नो ऑन हीटिंग इफ वाटर, एंड नन ऑफ दिस। जैसे हम अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ जानते हैं कि हीट प्रोड्यूस इन एनी कंडक्टर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो H इक्वल टू क्या लिखते हैं, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी हीट प्रोड्यूस किसी भी मेटल के अंदर या एलॉय के अंदर होगा वो पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि पावर टाइम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो कि केटल यहाँ पे कम टाइम लेता है तो वो पावर कंज्यूम ज्यादा होगा, और यहाँ पे बॉयलर ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो पावर कंज्यूम कम करेगा, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो जो यहाँ पे हमारा अप्लायंसेस ज्यादा टाइम लेगा वो पावर कंजम्पशन कम लेगा, और जो कम टाइम लेगा वो पावर कंजम्पशन ज्यादा लेगा। तो यहाँ पे टू बॉयल द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर in more time 15 minutes instead of 10 minutes the heating element must supply less power। जैसे मैंने बताया कि जो अप्लायंसेस ज्यादा टाइम लेगा वो पावर कम कंज्यूम करेगा, और जो कम टाइम लेगा वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। सो पावर का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर, और पावर रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और r इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं। तो r यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो जहां पे पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, जहां पे पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जैसे R इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं। सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी। तो जहां पे आपका टाइम कंजम्पशन ज्यादा है वहां पे पावर कंजम्पशन कम है, वहां पे आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। When current flow through the heater coil, it glows, but supply wire does not glow because current through supply line flow at slower speed. Supply wire is covered with the insulating layer. Resistance of heater coil is more than the supply wire, and supply wire are made of superior material। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि हीटर कॉइल में से जब करंट फ्लो होता है तो हीटर कॉइल ग्लो होता है, मतलब हीटर में से करंट फ्लो होता है, पर जब सप्लाई वायर में से वही करंट फ्लो होता है तो सप्लाई वायर डैमेज हो जाता है, क्योंकि हीटर के अंदर जो मटेरियल यूज होता है और वायर के अंदर जो मटेरियल यूज होता है दोनों अलग अलग मटेरियल यूज होता है। क्योंकि हीटर के अंदर हम मैग्नीशियम या नाइक्रोम मटेरियल यूज करते हैं, और वायर के अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम मटेरियल यूज करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे मेटल के अंदर रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जबकि एलॉय के अंदर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ निग्लिजिबल इंक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस निग्लिजिबल इंक्रीज होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है द वायर डज नॉट ग्लो बिकॉज इट इज मेड ऑफ कॉपर विथ ए वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर आप सप्लाई में से करंट फ्लो करोगे
तो लो रेजिस्टेंस की वजह से अगर उसमें से ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो वो वायर डैमेज हो जाएगा, वायर ओवरहीट हो जाएगी। जबकि मैग्नीन या तो नाइक्रोम वायर में से अगर करंट पास होगा, उसका रेजिस्टेंस मेटल से ज्यादा होता है, तो अगर ज्यादा करंट फ्लो करोगे तो वो जल्दी ओवरहीट नहीं होगा। जबकि उस हीटर कॉइल में से करंट पास होगा, हीटर ओवरहीट जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज मोर देन इन सप्लाई वायर्स। The weight of aluminum conductor has compared to copper conductor of identical cross section for the same electrical resistance। यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम और कॉपर का वेट कंपैरिजन पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम दो मेटल यूज करते हैं, लो वोल्टेज सिस्टम में हम कॉपर को प्रीफर करते हैं और हाई वोल्टेज सिस्टम में एल्यूमिनियम को प्रीफर करते हैं। मैंने रीजन बताया था कि एल्यूमिनियम हम हाई वोल्टेज सिस्टम में इसलिए यूज करते हैं कि कॉपर की कॉस्ट जनरली हाई होती है एल्यूमिनियम से। बाकी कॉपर के बेनिफिट्स एल्यूमिनियम से ज्यादा होते हैं, जैसे उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है कॉपर की एल्यूमिनियम से। पर हाई वोल्टेज सिस्टम में हम एल्यूमिनियम को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कंडक्टर का वेट कॉपर से कैसा है वो हमें यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन है 50%, 60%, 100% या 150%। तो even though you need thicker aluminum wire, the low density means final aluminum conductor weight much less than the copper। ठीक है, तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर 50% वेट ऑफ कॉपर कंडक्टर होता है। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए 50%, यानी वेट ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज 50% ऑफ वेट ऑफ कॉपर कंडक्टर। अगर आप कॉपर कंडक्टर को हाई वोल्टेज सिस्टम में यूज करेंगे तो दो ट्रांसमिशन टावर के बीच जो आप ट्रांसमिशन लाइन यानी लाइन कनेक्ट करेंगे तो सैग ज्यादा बनेगा, और ग्राउंड और लाइन के बीच कैपेसिटेंस इफेक्ट क्रिएट होंगी। तो उस वजह से करंट में कैपेसिटेंस की इफेक्ट की वजह से एक लीकेज करंट भी फ्लो हो सकता है, एक ग्राउंड करंट भी फ्लो हो सकता है। दो कंडक्टर के बीच भी आपके एक कैपेसिटेंस इफेक्ट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली हाई वोल्टेज सिस्टम में हम दो रीजन से नहीं यूज करते हैं कॉपर, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है और दूसरा वेट कॉपर का बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप कॉपर कंडक्टर को यूज करते हैं तो वेट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, इंसुलेटर सबका वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सभी ड्रॉबैक की वजह से हम कॉपर कंडक्टर को हाई वोल्टेज सिस्टम में यूज नहीं करते हैं। तो weight of aluminum conductor is about 48 to 50% roughly of copper conductor of same length, ideal cross section and the same electrical resistance। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो के अंदर हमने जितने भी एमसीक्यू कवर किए, सभी एमसीक्यू के टेक्निकल फंडामेंटल आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी हमारे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, कुछ थियरम के भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गेट एग्जाम में जितने भी इलेक्ट्रिकल यानी कि थियरम्स और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एमसीक्यू कवर हुए हैं, ठीक है, वो सारे एमसीक्यू मैं कवर करूंगा। यानी जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपको एमसीक्यू 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए, जितने भी प्रीवियस गेट एग्जाम के पेपर्स में पूछे गए हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और थियरम के एग्जाम्पल्स, वो मैं कवर करूंगा। सो आज के वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।